हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के लिए गणित में द्विघात समीकरण के दोहराव कार्य से संबंधित बात किया जाएगा। द्विघात समीकरण बाइनोमियल इक्वेशन। द्विघात समीकरण के लिए जो हम लोगों के सिलेबस में है या जिसके लिए परीक्षा देनी है हम लोगों को, उसमें मुख्य रूप से सबसे पहले तो ये द्विघात समीकरण पहचानिए कि कौन से समीकरण द्विघात समीकरण है कि और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो समीकरण तो बाद में बनता है, सबसे पहले बनता है द्विपद नहीं बहुपद। तो बहुपद क्या होते हैं? तो वे बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। जैसे ax क्यूब प्लस bx पावर 3/2 प्लस cx प्लस d, यह एक बीजीय व्यंजक है लेकिन यह बहुपद नहीं है। तो कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कब बनता है? तो जब बीजीय व्यंजक के जो चर राशि है उस चर राशि का घातांक जो है यदि पूर्णांक है, यदि बीजीय व्यंजक का घातांक जो है क्या है? पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो वो बहुपद होगा, अगर पूर्णांक नहीं है, जैसे यहाँ में इसमें 3/2 घातांक है x का, तो ये जो है बहुपद, ये जो बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। तो बीजीय व्यंजक और बहुपद में एक छोटा सा अंतर है। और बहुपद की परिभाषा भी इसी तरह से देते हैं कि वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घातांक सदैव 1 होता है या सदैव धन पूर्ण संख्या होती है, उसे हम लोग कहते हैं बहुपद। जैसे व्यापक बहुपद हम लोगों को लिखना है, तो व्यापक बहुपद जो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यह एक व्यापक बहुपद है, n+1 पदों का n घात का यह एक व्यापक बहुपद है। फिर इसके बाद आता है बहुपद का घात। तो किसी भी बहुपद में, जैसे इस बहुपद को हम बदल के यहाँ पे अगर लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें, तो किसी भी बहुपद में चर राशि का जो अधिकतम मान होता है, चर राशि का जो अधिकतम घात होता है, उसे हम लोग कहते हैं बहुपद का घात। जैसे इस बहुपद का घात यहाँ पे 3 है। जैसे 5 का अगर घात देखना हो तो 5 को लिखा जा सकता है x पे घात 0, तो इसका घात जो है वो 0 है। जैसे 3x + 5 = 0 है, तो इसमें घात देखा जाएगा, तो घात जो है x है, इसका घात कुछ नहीं लिखा गया तो 1 माना जाएगा, तो इसका घात 1 होता है। यह है बहुपद का परिभाषा। अब बहुपद के, अब जैसे मान लीजिए 2 घात का बहुपद है, तो 2 घात का बहुपद तो कई प्रकार से लिखा जा सकता है। x² + 2, यह भी एक 2 घात का बहुपद है। फिर 2x² + 3x + 5 = 0, यह भी एक बहुपद है। इसका घात 2 है, इसका भी घात 2 है। तो 2 घात के बहुपद तो कई प्रकार से लिखे जा सकते हैं, लेकिन 2 घात के त्रिपदीय बहुपद, तो 2 घात के त्रिपदीय बहुपद मतलब उसमें क्या होना चाहिए? उस बहुपद में 2 घात भी होना चाहिए, 3 पद भी होना चाहिए, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है bx + c। अब ये 2 घात के त्रिपदीय समीकरण के रूप में भी जाना जा सकता है। द्विघात समीकरण के हल करने की विधि में हम लोग सीखे थे 3 विधि। पहला था उसमें गुणनखंड विधि, दूसरा था इसमें गुणनखंड विधि भी था, गुणनखंड विधि ही है लेकिन उसको पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा क्या था इसमें? तो तीसरा था श्रीधराचार्य का सूत्र। ये 3 विधि है। इसी 3 विधि से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अब इसमें श्रीधराचार्य सूत्र में अगर हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, तो इसमें x का मान कैसे निकाला जाएगा? तो x का मान निकालने के लिए सीधे हम लोगों के पास सूत्र था, और उसमें मान निकाला गया था -b + b² - 4ac/2a। इस सूत्र की सहायता से हम लोग x के दोनों मान प्राप्त किए थे, क्योंकि जो समीकरण जितने घात का होता है उस समीकरण के उतने ही हल होते हैं। तो ये 2 घात का समीकरण है, तो 2 हल यहाँ पे होते हैं। इसी हल को हम लोग समीकरण के मूल, मान या इस तरह के नामों से भी जानते हैं। तो इस समीकरण में जो 2 मान होंगे, वो 2 मान कौन कौन होंगे? तो इस समीकरण का पहला मान होगा -b प्लस, इसका प्लस चिन्ह ले लेंगे, b² - 4ac/2a। और इसका जो दूसरा हल होगा
उसका मान होगा माइनस बी माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये समीकरण से जो दो हल मिलेंगे, ये दो हल या मान जो है हैं। अब इसके बाद आप समीकरण के हल में देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, रूट के अंदर लिखी हुई ये राशि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह राशि जो है बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई संख्या है इस तरह से, तो इसका मान हम लोग प्लस माइनस 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2, इसका मतलब ये होता है कि प्लस 2 में प्लस 2 का हम गुणा करें तो इसका मान जो है 4 मिल जाता है, फिर माइनस 2 का माइनस 2 में गुणा करें तो इसका मान भी 4 ही मिलता है। इसलिए 4 का वर्गमूल हम लोग प्लस माइनस 2 दोनों लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास संख्या हो जाए -4, तो इस संख्या के लिए यहाँ पे कौन संख्या लिखी जाएगी? मतलब यहाँ पे ऐसी संख्या हमको लिखनी है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पे गुणनफल कितना मिले? -4 मिले। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसका उसी में गुणा करने पे -4 आवे। तो ये जो है √-4 जो राशि है, ये राशि जो है अधिकल्पित राशि कहलाती है। अधिकल्पित, या इसी को हम लोग काल्पनिक भी कह देते हैं, काल्पनिक। ये अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि -√4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये जब अधिकल्पित संख्या पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। इसको ऐसे हल किया जाता है। अब √-1 की वैल्यू जो है आई होती है, इसकी वैल्यू जो +-2 पहले से हम लोग जानते हैं, तो +-2i इसकी कुल वैल्यू हो जाता है। तो ये तो अधिकल्पित संख्या लेने के बाद है। हाई स्कूल के लेवल पे आपको अधिकल्पित संख्या लेनी ही नहीं है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि यहाँ पे जो राशि लिखा गया है, यह मान जो है 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अर्थात इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग एक विशेष नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर डी, और इसका मान जो है कितना होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी डी के मान पे ही इस समीकरण से यक्स का मान जो है निर्भर करता है। इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है, विविक्तिकर के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। अब विविक्तिकर की 3 स्थिति लेते हैं। 3 स्थिति में कौन? यदि d = 0 तो समीकरण जो भी होगा उसके हल जो होंगे, समीकरण के हल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। भिन्न भिन्न होंगे या अलग अलग होंगे, मतलब उस समीकरण के निश्चित रूप से ये बराबर नहीं, d > 0। जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो समीकरण का हल वास्तविक होता है और अलग अलग 2 मान स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे d अगर बराबर 0 हो गया तो समीकरण का हल वास्तविक तो होंगे, लेकिन ये भिन्न भिन्न मान नहीं होंगे, समान मान प्राप्त होंगे। और यदि d का मान 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा होने का मतलब d इस पूरे राशि का मान ऋणात्मक हो गया, उस अवस्था में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, या समीकरण का हल अगर लेंगे तो समीकरण का हल जो है अधिकल्पित हो जाता है। तो समीकरण का हल काल्पनिक होता है। सबसे अच्छा है काल्पनिक, समझिए, समीकरण का हल काल्पनिक होगा। तो हाई स्कूल के लेवल पे इसको पढ़ना ही नहीं है, काल्पनिक वाला देखना ही नहीं है। यानी कि आपको किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले आप d का मान निकालिए। d के मान को निकालने के बाद यह चेक करिए कि d का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। अगर d का मान जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तो आगे उसको हल करिए। अगर 0 से छोटा है तो आप सीधे लिख दीजिए कि विविक्तिकर d = 0, देन इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, या लिख सकते हैं कि इस समीकरण का हल जो है वो काल्पनिक होगा। अब हल करने की इन विधियों के आधार पे, जो 3 विधि अभी हम लिखे थे, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और शिष्टाचार्य सूत्र से, उन 3 विधियों से पूरे प्रश्नावली के प्रश्न हल किए जाने हैं। अब प्रश्न में यदि ये कह दिया गया कि आप इस प्रश्न को इसी विधि से हल करिए, तब तो भाई आपको निश्चित उसी विधि से करना होगा। और अगर इससे इतना कहा गया कि प्रश्न को हल करिए, तब आप फ्री हैं, उन 3 विधियों में से किसी विधि का प्रयोग कर लीजिए और उस विधि से उस प्रश्न को हल कर लीजिए। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।